बच्चों, तो आज जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वो है एक यूनिट कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा बट हम पूरे चैप्टर को, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 यूनिट 2 चैप्टर है इस यूनिट के अंदर, तो हम कंप्लीट यूनिट को इसी लेक्चर में सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसे अलग अलग टारगेट के रूप में डिवाइड कर दें तो जो हम पहला पार्ट पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जिसके अंदर हम टोटल 7 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तीसरा कूलम्ब्स लॉ, फोर्थ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिफ्थ यूनिट्स ऑफ चार्ज, 6 पॉइंट रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और 7th में हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बेसिकली हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलो शुरू करते हैं, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करते हैं आज। तो देखिए जो आपके पास पहला टॉपिक है, क्लियर कट आपके पास स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए फ्रिक्शनल वर्ड कहाँ यूज होता है, तो कभी भी याद रखना जहां पर किसी दो बॉडी को आप एक दूसरे के अगेंस्ट में, याद रखना अगेंस्ट में आप रब करते हो तो वहां पर फ्रिक्शन का रूल आ जाता है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है, तो देखिए दो आप बॉडी ले लीजिए, एक जो रेडियली इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे यानी लीव कर दे, और एक जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर दे। तो जब आप दो सुटेबल बॉडी को आपस में रब करते हो तो होता क्या है, एक बॉडी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा दूसरी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता था। अब जिस भी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया वो बॉडी बन गई पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो बन गया आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आपके पास दो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, एक आपने सिल्क से ग्लास के ऊपर रब किया तो हमने क्या देखा कि जो ग्लास है वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया, क्योंकि ग्लास से जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क पर ट्रांसफर हो गए, और जो सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज बन गया। सिमिलरली जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है वो है इबनॉइट को फेनल से, यानी कि आपको फेनल से इबनॉइट रॉड पे रगड़ेंगे या रब करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ठीक उल्टा होगा। इस बार इबनॉइट रॉड गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और जो फेनल है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से फेनल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड इबनॉइट बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट होते हैं लिखना। पहला है इलेक्ट्रॉन इन ग्लास, वही जो एग्जांपल दिया था हमने कि ग्लास पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, सिल्क को दे दिया। ठीक है, दूसरे केस में आप देख रहे हो इबनॉइट क्या बिकम नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इबनॉइट ने फेनल से इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसकी वजह से जो फेनल था वो आपका पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे लेक्चर पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो ये चार्जिंग हुआ है, याद रखिएगा इसको इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। अब वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी का रीजन क्या है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर रीजनिंग असर्शन भी बनते हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन का रीजन क्या है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी देन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक बॉडी पॉजिटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से लीव करता है तो जिस बॉडी से लीव करेगा वो डेफिशिएंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। अगला, अगर इफ द इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय द बॉडी, तो आपको पता है कि चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ लिस्ट हैं, अलग अलग लिस्ट हैं, जिन्हें अगर आप एक दूसरे से रब कराओगे तो आप देखोगे कि पर्टिकुलर जो पोर्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा वाला जो बॉडी है वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 2 कॉलम हमने बना रखा है, एक कॉलम हमारे पास ग्लास का है, दूसरा सिल्क। तो जब भी आप देखिए पहला पॉइंट, जब भी आप ग्लास को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और सिल्क के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जिसकी वजह से ग्लास, वुल, फेनल, इबनॉइट और ड्राई हेयर, ये सारे जो होते हैं इनकी एक खासियत होती है, ये हमेशा अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को
ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो चारों चीजें हैं ये बड़े आराम से पॉजिटिव चार्ज हो जाती हैं। तो वहीं पर जो करस्पॉन्डिंग आपके पास मटेरियल है दैट इज ग्लास का सिल्क के साथ, सिल्क, एम्बर, पॉलीथीन और कॉम, इनके अंदर टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखिए, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज में कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टीज एज अ होल बोर्ड में लिखने को भी आ जाता है, और प्रॉपर्टीज पे रीजनिंग असर्शन 1 मार्क एंड एमसीक्यूज भी बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर यहां दिख रहा है कि देयर एग्जिस्ट ओनली 2 टाइप ऑफ चार्ज, सिर्फ 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेकेंड हमारा प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, और अगर हम एक प्लस और माइनस चार्ज रखते हैं तो ये दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो देखो, ज्यादातर जो चीजें स्केलर होती हैं वो एडिटिव भी होती हैं, इसका मतलब आपको अगर टोटल निकालना हो तो आपको हमेशा प्लस करना होगा। तो प्लस ऑफ, मान लो कोई नेगेटिव चार्ज भी है तो आपको पता है प्लस ऑफ माइनस बिकम माइनस, तो आपका जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो आपको एडिशन से ही निकालने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देखो 2 कूलम, 5 कूलम और 3 कूलम को अगर हम आपसे बोलें कि इस सिस्टम में 2 कूलम, 5 कूलम और -3 कूलम चार्ज है, आप बताइए टोटल चार्ज, तो आप लिखोगे 2 कूलम प्लस ऑफ 5 कूलम प्लस ऑफ -3 कूलम। आप देख रहे हो प्लस ऑफ माइनस बिकम माइनस, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव +4 कूलम आ जाएगा। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है चार्ज जो होता है ये हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसे हम ई कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको एक चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 100 चार्ज, इस तरीके से आपको चार्ज मिलेगा। 1.1, 1.2 ई ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक और चीज बता दूं, जो क्वांटाइजेशन होता है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही अलाउ होता है, यानी मैक्रोस्कोपिक, यानी जब आप बड़े सिस्टम ऑफ चार्जेस में जाओगे तो वहां पर क्वांटाइजेशन वर्ड हम यूज नहीं करते, वहां पर हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं 6 पॉइंट पे। तो 6 पॉइंट अगर आप देखिए तो 6 पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व। ऑब्वियसली अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूं तो चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, यानी कि चार्ज किसी भी बॉडी में ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही आप उसे नुकसान पहुंचा सकते हो, यानी कि उसे लॉस कर सकते हो। कहने का मतलब किसी भी सिस्टम में इनिशियली जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। अब चाहे जो 2 बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, स्टिल जो चार्ज होगा वो नहीं बदलेगा। जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हो Na और Cl का। मान लीजिए Na में आपको पता है 281 दैट इज 11 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन, यानी इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन, 28 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए हमने कोई प्रोसेस किया जिससे Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। अब आप देखो Na प्लस का मतलब जो हमारा सोडियम है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो गया। स्टिल अगर आप टोटल करोगे तो आप देखिए सोडियम प्लस यानी Na प्लस में 10 चार्ज और Cl माइनस में 18 चार्ज, स्टिल जो चार्ज का नंबर है वो 28 ही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, ना ही प्रोड्यूस होता है, ना ही वो लॉस होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो चार्ज है ये वेलोसिटी से चेंज नहीं होता है, यानी चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप वेलोसिटी रेस्ट पे रखो, उसे दौड़ाओ चार्ज को, तो भी चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर एक नोट है जो कि इंपॉर्टेंट है।
आजकल देखा क्या गया है कि एक क्वार्क मिल रहा है, क्वार्क का मतलब 1/3 ई में भी मिल रहा है और 2/3 ई में भी मिल रहा है, लेकिन वो अभी तक इंडिपेंडेंट फॉर्म में बैलेंस नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ क्वांटाइजेशन की बात करते हैं। दो ये नई चीजें मिल रही हैं, बट इसके बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कूलम्स लॉ, दैट इज फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर कोट कर दूं कि जब भी लॉ बनाया गया था बच्चों, कोई भी लॉ बनाया गया था, लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बाद में एक बार वो जो चीजें लॉ बन जाते हैं तो फिर वो हम हर चीजों के लिए लगा लेते हैं, लेकिन लॉ जब भी लिखोगे तो आप हमेशा याद रखना कि आप हमेशा पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास के लिए ही लिखोगे। तो चलिए कूलम्स लॉ की बात करते हैं। तो कूलम्स लॉ ने क्या बोला था कि लेट सपोज आपके पास दो चार्ज हो, एक तो Q1 हो और एक Q2, और दोनों सेपरेटेड बिटवीन देम, दोनों का जो सेपरेशन है वो R है। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज। अब इन दो इक्वेशन से आपको क्या मिला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square implies that F is equal to K Q1 Q2 by R square। अब हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज दिस K। ठीक है, K क्या है, तो चलिए इसको थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हमारा कूलम्स लॉ था, जो आप देख रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। वहां पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 हुआ करता था और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब देखिए ये जो K है, अभी आप देखिए जो K आया था वो बेसिकली उसका अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस K का नहीं है, लेकिन जो K है वो फर्दर डिपेंड करता है 1/4πε0 पे। यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो दिखाई दे रहा है इसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम कहते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट पर, जब मैं नॉट यूज कर रहा हूं वर्ड याद रखना, नॉट का मतलब होता है वैक्यूम की परमिटिविटी। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ एप्सिलॉन वर्ड यूज करूं तो एप्सिलॉन किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, तो यहां पर एक हमारा रेशियो आता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब यहां पर वैक्यूम में मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज हो Q1 एंड Q2 और दोनों R डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कुलम्स लॉ फोर्स लगाया तो हमने देखा कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और अगर इसी को किसी मीडियम में रख दिया जिसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन था, तो ऐसे केस में मैं एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो हमारा मीडियम में जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात वो ये है कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 के बराबर होती है। दूसरा जो K है दैट इज 1/4πε0, इसकी वैल्यू बच्चों 9 इंटू 10⁻9 nm स्क्वायर कूलम -2 होती है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अच्छा, आप देख रहे होंगे अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखूं तो आप जरा नोटिस करो, अगर मैं इसको F0 कर दूं तो जो F है ये सीधा हम लिख सकते हैं F0 बाई एप्सिलॉन R। यानी कि जब भी हम कोई मीडियम में इंसर्ट कर देंगे, यानी कोई चार्जेस के बीच में मीडियम इंसर्ट कर दें और उसके मैग्नीट्यूड और R को न बदले, तो हमारा जो फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइम रिड्यूस हो जाएगा, 1/ε0 R टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको पता है जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी तक हमने लॉ में सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा। अब हम इसके डायरेक्शन का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। तो अभी हमने देखा फोर्स का जो फॉर्मूला था बच्चों वो था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर मैं F के ऊपर वेक्टर लगाता हूं, दिख रहा होगा F के ऊपर अगर मैं वेक्टर लगाऊं तो Q1 Q2 स्केलर है और ILHS में भी, ILHS में अगर वेक्टर है तो RHS में वेक्टर लाने के लिए मैं यूज करूंगा R कैप।
ठीक है। तो यहां पर दो केस ले लिया। पहला केस है जिसमें Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो। याद रखिएगा जब भी Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, ये कब हो सकता है, ध्यान से सोचो, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ऐसे केस में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। धक्का देने का मतलब आप देख रहे होगे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स का हमारे पास डायरेक्शन मिल रहा है। तो ऐसे केस में अगर मैं F12 निकालूंगा तो दैट विल बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू में R21, ठीक है, यूनिट वेक्टर। और अगर मैं F21 निकालूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर। लेकिन अगर मैं Q1 Q2 लेस देन जीरो रखता तो Q1 Q2 लेस देन जीरो कब पॉसिबल है, जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। ऐसे केस में जो फोर्स लगेगा बच्चों वो लगेगा अट्रैक्टिव, यानी जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वैसे ये जो दो केस है, इसमें पहला केस हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया है और दूसरे में हमने दोनों नेगेटिव चार्ज लिया है। थोड़ा सा जो लेस देन जीरो यानी अट्रैक्टिव वाला केस है वो देख लेते हैं। ये रहा, ये हमारा अट्रैक्टिव केस है। अट्रैक्टिव केस में एक हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारा नेगेटिव। तो आप देख रहे हो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर है, टूवर्ड्स है, यानी दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसकी वजह से जो फोर्स बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू में R12 वेक्टर। सिमिलरली F21 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू में R21 वेक्टर। और दोनों इक्वेशन से क्लियर कट दिख रहा है कि जो हमारा F12 है ये माइनस ऑफ F21 है। रीजन क्या है, इससे ये पता चलता है कि जो हमारा कुलम्स लॉ ऑफ फोर्स है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि जितना एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वाला पहले पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब इसमें कुछ हम नोट्स देखते हैं। देखो अभी तक हमने जो आर कैप यूज किया था, आर कैप आपको मालूम होगा, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर, ठीक है। तो अगर मैं इस कैप को ओपन करूं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू में R12 वेक्टर। सिमिलरली F21 विल बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू R21 वेक्टर। इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है। याद रखना इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जो फोर्स है ये हमेशा 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यहां पर जो आर क्यूब आया है वो सिर्फ फॉर्मूले को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आया है और कोई उसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यूनिट ऑफ चार्ज पे। तो अगर मैं यूनिट ऑफ चार्ज की बात करूं तो जो हमारा एसआई सिस्टम ऑफ चार्ज है वो कहता है कि यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक। और कूलम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। अगर मैं Q1 Q2 दोनों को 1 कूलम ले लूं, R को भी मैं 1 मीटर ले लूं, तो जो फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर आ जाएगा। उसी से देखिए 1 कूलम का डेफिनेशन है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट रेस्ट इन वैक्यूम एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर स्टेशनरी चार्ज रिपेल, इट इज रिपेल बाय अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ठीक है। सीजीएस में जो यूनिट होता है चार्ज का ये होता है स्टैट कूलम, जिसे हम ईएसयू ऑफ चार्ज भी कहते हैं, याद रखना ईएसयू ऑफ चार्ज, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में जो के होता है वो 1/k होता है और 1/k में कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यानी अगर मैं वैक्यूम में इन जनरल एफ के लिए बात करूं तो एफ विल बी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट इज के की जो वैल्यू है वो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज
केस अगर Q1 Q2 1 हो जाए, R 1 सेंटीमीटर, F को 1 डाइन कर ले, तो जो Q है वो +1 स्टैट कूलम हो जाएगा। वही है, आप अगर हर चीज CGS में ले लोगे तो जो आपका चार्ज आ जाएगा वो स्टैट कूलम में आ जाएगा। और हर चीज अगर आप MKS सिस्टम में लोगे, SI यूनिट लोगे, तो जो चार्ज है वो कूलम में आ जाएगा। CGS सिस्टम में जो यूनिट ऑफ चार्ज है इसे एब कूलम भी कहते हैं या EMU ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो यहां पर कुछ वैल्यूज हैं, आप सभी नोट कर लीजिए। 1 EMU ऑफ चार्ज इज इक्वल टू C, यहां पर C का मतलब 3 इंटू 10⁸ से है। C ESU ऑफ चार्ज, 1 EMU ऑफ चार्ज 3 इंटू 10⁻10 ESU ऑफ चार्ज एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम और 1 एब कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। ये कुछ आपस में कई बार क्या होता है कि एक वैल्यू को दूसरे में चेंज करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे नोट कर लीजिए। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों, अगला है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी ये सारे वन वर्ड में पूछ लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं और इनको डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका मतलब क्या है, आप दो मीडियम के परमिटिविटी को आपस में कंपेयर कर रहे हो, यानी कि किसी भी मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी को डिवाइड कर दीजिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसी रेशियो को आप रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हो। ठीक है, अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सिंस ये एक रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब सेम क्वांटिटी को डिवाइड किया जाता है, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होता है और आप इसे फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम का रेशियो भी कह सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है टारगेट 1 का, वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, याद करो अभी हमने जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था तो वहां हमने आपको बोला था कि जो क्वांटाइजेशन टर्म है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता है। जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं, यानी मान लो कोई आपको रॉड दे दिया गया, उसको चार्ज करने को बोल दिया गया, या कोई शीट दे दिया गया, उसको बोल दूं मैं चार्ज करो, या कोई मैं क्यूब दे दूं बोलूं उसको चार्ज करो, तो ये एक बड़ा टर्म है, एक बड़ा सिस्टम है। ऐसे केस में चार्ज का कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यानी जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब अगर आप लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा और जो डेंसिटी आएगा उसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अगर आप एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो जो चार्ज डेंसिटी आएगा उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे और जो अगर आप वॉल्यूम वाइज इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो चार्जेस को तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए, एनी चार्ज विच कवर ए स्पेस विद डायमेंशन मच लेस देन इट्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन बी कंसीडर एज पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक के लिए क्वांटाइजेशन। लेकिन अगर मैं सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेसेस चार्ज ले लूं तो वो क्या बनाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जो टॉपिक नंबर 1 है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लैम्डा कहते हैं। तो अगर आप चार्ज को किसी लेंथ वाइज, जैसे आप देख रहे होगे यहां पर मैंने चार्ज को एक लेंथ वाइज अरेंज कर दिया, तो जब भी किसी चार्ज को आप लेंथ वाइज अरेंज करोगे या डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन को लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और उसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी लैम्डा विल बी इक्वल टू क्यू बाई एल। अब चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस मतलब यूनिफॉर्म है, तो टोटल क्यू बाई एल का जो रेशियो है वो डी क्यू बाई डी एल, यानी अगर मैं छोटा सा लेंथ ले लूं उसके भी रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्यू भी निकाल सकते हैं। आप लेमडा डी एल को इंटीग्रेट कर दो लेंथ वाइज तो आप किसी भी सिस्टम से क्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यानी चार्ज निकाल सकते हो। अब हम आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। तो इस बार आप देख रहे होगे जो अरेंजमेंट है वो एक
एरिया वाइज है। तो अगर आप चार्ज को एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो डेंसिटी आता है उसका सिंबल होता है सिग्मा, सिग्मा बिकम क्यू बाई एस। अगेन चूंकि ये यूनिफॉर्म है, तो अगर आप छोटा सा एरिया ले लोगे तो उसमें छोटा सा चार्ज, और वो जो सिग्मा है वो भी डी क्यू बाई डी एस उसी सिग्मा के बराबर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और अगेन आप यहाँ पे चार्ज निकाल सकते हो जस्ट बाई सरफेस इंटीग्रल सिग्मा डीएस, यानी सिग्मा डीएस का अगर आप सरफेस इंटीग्रल करते हो तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो। ठीक, अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। क्या याद रखना, हम इसी सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक, पार्ट 2 जस्ट मान के चलो आप विद इन 1 आवर पार्ट 2 भी आपका अपलोड हो जाएगा। यानी आज की डेट में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कंप्लीट करने वाले हैं 4 पार्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप देख रहे होगे किसी क्यूब के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो वॉल्यूम वाइज हो जाएगा। ऐसे केस में जो डेंसिटी आएगा उसका सिंबल रो होता है, याद रखिएगा रो, एंड रो विल बी इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, तो अगर मैं छोटा सा वॉल्यूम ले लूं और उसमें मैंने छोटा सा चार्ज ले लिया, सिंस जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म है, तो हम रो दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी वी। और इस तरीके से मैं वी को अगर हम क्यू निकालना चाहें तो आप रो डी वी, यानी रो डी वी को इंटीग्रेट अगर करते हो वॉल्यूम, तो आप टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टारगेट नंबर 1 था, जिसमें हमने टोटल, मैं एक बार बैक कंक्लूड कर देता हूं, जिसमें हमने टोटल बच्चों ये टॉपिक पढ़ा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यूनिट ऑफ चार्ज, रिलेटिव परमिटिविटी, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने 3 चीज देखा। अब एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी चाहते हो कि कॉन्टिन्यूएशन में मैं पूरा क्लास 12th इसी तरीके से कंप्लीट कर दूं, तो एक बार नीचे आप प्लीज यस लिख देना। अगर आप चाहते हो, यू आर इंटरेस्टेड, तो यस लिख देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो और ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस मेहनत से फ्रूटफुल, मतलब इस मेहनत से उन्हें फायदा हो। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। हम जस्ट मिलते हैं 1 आवर के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक के दूसरे बल्क ऑफ टॉपिक।